मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अपन स्टार्ट करेंगे किसी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना। विद्युत धारा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है और उसकी गणना कैसे करते हैं। यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए है और चालक तार की लंबाई एल मीटर है, उस चालक का घनत्व D केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है, और उसका परमाणु क्रमांक MP है। ये सब अपने को दिया हुआ होगा। तो उस चालक में मुक्त परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होगा। सबसे पहले पदार्थ का द्रव्यमान लेंगे अपन। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। आयतन हो जाएगा A गुणा L, जो एक बेलनाकार रूप में है, गुणा घनत्व, तो उस पदार्थ का द्रव्यमान आ गया। अब अपने को पता है MP परमाणु भार में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। अवोगाद्रो संख्या तो 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या हो जाएगी एवोगाद्रो संख्या बटे परमाणु भार। तो एम ग्राम्स या किलोग्राम्स, एम ग्राम्स ले लें, ये अगर ग्राम में है तो एम ग्राम द्रव्यमान वाले पदार्थ में परमाणुओं की संख्या एवोगाद्रो संख्या बटे MP मल्टीप्लाई पदार्थ का द्रव्यमान, ये उस पदार्थ में परमाणुओं की संख्या आ गई। अब देखिए, यदि पदार्थ के एक परमाणु द्वारा एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होता है तो कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी Ne बराबर 1 गुणा N। एक इलेक्ट्रॉन है उपलब्ध और उसके अंदर इतने परमाणु हैं, तो कुल इतने इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होंगे उस पदार्थ के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई उस पदार्थ में। अवोगाद्रो संख्या बटे MP गुणा आयतन गुणा घनत्व, ये उसका द्रव्यमान है। फिर पुनः देखिए, तो इस पदार्थ के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एकांक आयतन में, तो N बराबर कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन बटे आयतन, यह आएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या एकांक आयतन में, जिसको बोलते हैं आवेश घनत्व, जो होगा N बराबर अवोगाड्रो संख्या बटे आयतन बटे MP गुणा द्रव्यमान, और यहां से आ जाएगा N बराबर अवोगाद्रो संख्या बटे MP गुणा घनत्व। ये अपने पास में
उस पदार्थ के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। जैसे चांदी के लिए परमाणु संख्या या परमाणु भार होता है 108 ग्राम, तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी अवोगाद्रो संख्या बटे 108 गुणा उसका घनत्व प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तांबे के लिए बात करें तो तांबे का एमपी मतलब परमाणु संख्या या परमाणु का द्रव्यमान होता है 63.5, तो n बराबर अवोगाद्रो संख्या बटे 63.5 गुणा उसका घनत्व। इस प्रकार से अपन उस चालक के अंदर कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं उसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कर सकते हैं। इससे आगे अपन लेंगे किसी चालक तार के प्रतिरोध के सूत्र का व्युत्पन्न। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार के द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावट डाली जाती है, जो रुकावट उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं अपन प्रतिरोध। तो किसी भी चालक तार के द्वारा धारा प्रवाह में कितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसको अभी अपन देखते हैं। माना कि चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इस तार की लंबाई एल है तथा इस तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल एन है। जो दिए गए चालक तार के लिए ये सब फिक्स हो गए। इस चालक तार के सिरों के बीच V वोल्ट विभवांतर वाली बैटरी को आरोपित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्राप्त अपवहन वेग का मान Vd बराबर E मल्टीप्लाई कैपिटल E बटे M गुणा T एवरेज होगा, जहां M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और स्मॉल e इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और कैपिटल E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और T एवरेज शांति काल है। तब चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान I बराबर NEA VD होगा। VD का मान रखने पर प्रवाही धारा का मान I बराबर NEA गुणा E गुणा कैपिटल E बटा M गुणा T एवरेज, और यहां से आएगा I बराबर N गुणा N E स्क्वायर गुणा N A T एवरेज बटा M गुणा E, जहां E बराबर V बटा L विभवांतर बटा तार की लंबाई। तो V की जगह अपन लिख देंगे E की जगह अपन लिख देंगे V बटा L। तब प्रवाही धारा होगी I बराबर N E स्क्वायर T एवरेज A बटा L गुणा V बटा M। अब पुनः ओम के नियमानुसार हम जानते हैं
V के समानुपाती होता है I, या V बराबर होता है IR, और I बराबर हो जाएगा V बट्टे R। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर 1/R बराबर, यहां पे V का मल्टीपल में है ये, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और R बराबर M बट्टे NE स्क्वायर T एवरेज गुणा L बट्टा A। ये उस चालक तार के प्रतिरोध का सूत्र है। देखिए, R बराबर रो गुणा L बट्टा A, जहां रो बराबर M बट्टा NE स्क्वायर T औसत बराबर चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। तब अपन प्रतिरोध को लिख सकते हैं R बराबर प्रतिरोधकता गुणा L बटा A O। तो अब अपन ये कहेंगे कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। किसी चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह में या आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या रुकावट को उस चालक तार का प्रतिरोध, उस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को इस प्रकार के संकेत से दर्शाते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध की विमा R बराबर V बटा I से निकाल लेते हैं। V की जगह लिख सकते हैं W बटा Q, कार्य बटा आवेश, ये धारा। अब कार्य की विमा अपने को पता है M1 L2 T माइनस 2। आवेश की विमा होती है A गुना T, धारा की विमा होती है A। तो इसको अपन इधर लेंगे तो M की घात 1, L की घात 2, T की घात माइनस 3 और A की घात माइनस 2। ये आपके पास में प्रतिरोध की विमा आ गई है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो अपने को पता है R बराबर होता है M बटे N E स्क्वायर T औसत गुणा A बटा L। तो सबसे पहले अपन कहेंगे चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती होगा N के, जहां N है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं, इसीलिए धातुओं का प्रतिरोध सबसे कम होता है, अर्थात चालकों का प्रतिरोध सबसे कम होता है। जबकि कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, अतः कुचालकों का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध कुचालकों से कम होता है और मिश्र धातु का प्रतिरोध अर्धचालकों से कम और चालकों से अधिक होता है। चालकों में सिल्वर का प्रतिरोध सबसे कम होता है और सिल्वर की चालकता सबसे अधिक होती है।
दूसरा, प्रतिरोध जो है वो चालक तार के ताप पर निर्भर करता है। ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है और ताप बढ़ने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है श्रांति काल और एन पर प्रभाव की वजह से। इसको अपन आगे पढ़ेंगे अलग से। तीसरा, चालक तार का प्रतिरोध जो है वो उस तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है। उस चालक तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है। लंबाई के साथ अपन दो तरह से पढ़ेंगे, आर समानुपाती एल और आर समानुपाती एल स्क्वायर। ये होता है तार को खींचने पर। उससे अगला प्रभाव होता है चालक तार की मोटाई पर। मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा। इसको अपन ऐसा कह सकते हैं कि मोटे पाइप में से गुजरना आसान होता है, इसलिए प्रतिरोध कम होगा, और पतले पाइप में से गुजरना कठिन होता है, इसलिए उसका प्रतिरोध अधिक होगा। फिर पांचवा पॉइंट, अशुद्धि पर। धातुओं में अशुद्धि मिलाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। यही वजह है कि मिश्र धातुओं का प्रतिरोध चालकों से अधिक होता है, जबकि अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने पर प्रतिरोध का मान घटता है। अब देखिए, अपन आगे लेंगे चालक तार को खींचने पर लंबाई का प्रतिरोध पर प्रभाव। चालक तार को खींचने पर लंबाई का प्रतिरोध पर प्रभाव। लंबाई का प्रतिरोध पर प्रभाव। देखिए, जब किसी चालक तार को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ती है और साथ ही साथ उसकी मोटाई घटती है, परंतु उसका आयतन व द्रव्यमान नियत रहता है। जैसे कि मान लो प्रारंभ में एक तार है जिसकी लंबाई L1 है, मोटाई A1 है। खींचने से पहले उसका द्रव्यमान था आयतन गुणा घनत्व, जहां D घनत्व है, द्रव्यमान M1 ले लिया। खींचने के बाद लंबाई अपने L2 कर दिया तो मोटाई A2 हो गया, तो फिर से द्रव्यमान हो गया A2 L2 गुणा D। अब ये द्रव्यमान और प्रारंभिक द्रव्यमान आपस में बराबर है, क्योंकि तार वही है, केवल अपन उसको खींच रहे हैं। तो A1 L1 बराबर A2 L2 होगा और A2 बटा A1 इक्वल टू L1 बटा L2 हो गया। तो अब देखिए, इसका प्रतिरोध मैंने कह दिया R1 है और इसका प्रतिरोध मैंने कह दिया R2 है। तो इनका अनुपात अगर लेंगे तो R1 बटा R2 बराबर L1 बटा A1 और A2 बटा L2 हो गया। अब A2 बटा A1 की जगह मैंने लिख दिया L1 बटा L2, तो ये आ गया L1 स्क्वायर बटा L2 स्क्वायर। अर्थात जो प्रतिरोध है वो उस तार की लंबाई के वर्ग के समानुपाती आया है खींचने पर।
जैसे मैंने ये कहा कि R बराबर रो गुणा L स्क्वायर बटा AL कर दिया, यहां पे मैंने ऊपर और नीचे L से गुणा भाग कर दिया ताकि ये A गुणा L उसका आयतन हो गया और ये L स्क्वायर हो गया। अब आयतन नियत है, रो नियत है, तो R समानुपाती L स्क्वायर हो जाएगा। आगे अगर मैं इसको घनत्व से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दूं तो घनत्व गुणा आयतन द्रव्यमान होता है, तो ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध गुणा लंबाई का स्क्वायर गुणा घनत्व बटा द्रव्यमान। अब दिए गए तार के लिए अगर आपने कह दिया कि रो घनत्व द्रव्यमान नियत है तो प्रतिरोध लंबाई के वर्ग के समानुपाती आ गया है। प्रतिरोध आ गया है लंबाई के वर्ग के समानुपाती। अब अपने को लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन दे रखा है और प्रतिरोध के अंदर प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो ये होता है R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 का होल स्क्वायर से हल करना। परंतु लंबाई के अंदर अगर प्रतिशत परिवर्तन अपने को 10% या उससे कम तक दे रखा है, 10% से कम परिवर्तन लंबाई में दे रखा है, तो प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए अपन इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। डेल्टा R बटे R, जो भी घात है वो आगे आ गई और ये हो गया डेल्टा L बटे L। डेल्टा L बटे L है लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन खींचने पर, तो डेल्टा R बटे R है प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन। यह फॉर्मूला तभी लागू होगा जब लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन 10% से कम है। जैसा कि अपन एक उदाहरण ले लें, एक चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई में 5% की वृद्धि की जाए तो प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? चूंकि ये लंबाई में वृद्धि 5% तक है जो 10% से कम है, तो अपन कहेंगे डेल्टा R बटा R बराबर ट्वाइस ऑफ डेल्टा L बाई L गुणा 100, और ये प्रतिशत निकाला तो अपने पास में आ गया प्रतिरोध के अंदर 10% की वृद्धि हो जाती है। अपन एक उदाहरण और लेते हैं खींचने पर लंबाई का प्रतिरोध के साथ परिवर्तन का। किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? R समानुपाती L स्क्वायर होगा खींचने पर, तो R2 बटे R1 बराबर L2 बटे L1 का होल स्क्वायर। L2 खींचने के बाद की लंबाई है और L1 खींचने के पहले की प्रारंभिक लंबाई है। अब L2 का मान हो गया प्रारंभिक लंबाई प्लस 10% ऑफ L1, तो L2 बराबर L1 प्लस 10% ऑफ L1, ये हो जाएगा L2 बराबर 1.1 मल्टीपल ऑफ L1। तो R2 बटा R1 आएगा 1.1 L1 L2 की जगह, और L1 से L1 कैंसिल और 1.1 का होल स्क्वायर करोगे तो आ गया 1.21। तो R2 का मान आ गया प्रारंभिक मान का 1.21 गुणा R1। तो अब प्रतिशत परिवर्तन कितना होता है? प्रतिशत परिवर्तन का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। तो ये आ जाएगा अंतिम मान है 1.21 R1 माइनस R1 बटे R1 गुणा 100। इसका लिया तो ये आ गया 0.21 मल्टीपल 100, तो ये आ गया 21% प्रतिरोध के अंदर प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब अगर इसको अपन डेल्टा R अपॉन R बराबर ट्वाइस ऑफ डेल्टा L अपॉन L वाले सूत्र से करें तो उसमें क्या होगा, ये 2 गुणा 10% लूं तो ये आता है 20%।
जो कि वास्तविक मान से थोड़ा कम आ रहा है। तो अगर अपन ये वाला सूत्र लगाते हैं तो जो मान उसमें आ रहा है उससे थोड़ा ज्यादा वाला आंसर आपका करेक्ट होगा, अन्यथा आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ये आएगा। इसीलिए अपन कहते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो 10% से कम मान पर ही लागू होता है।